तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 के जो है गणित के बुक को। इससे पहले हमने कक्षा 9 का एक भी वीडियो नहीं बनाया है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कक्षा 9 का जो है फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो इसी चैप्टर का जो है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर का बेसिक को। इस वीडियो में जो है शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहे, ताकि आपको कक्षा 9 में 9 का जो है पहला अध्याय जो है संख्या पद्धति, इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहें। तो बच्चों, संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। और ये जो संख्या पद्धति है, इसे कहते हैं किसको, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, संख्या पद्धति। तो बच्चों, संख्या पद्धति जो है वास्तविक संख्या तथा अवास्तविक संख्या को ही हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, वास्तविक संख्या। ठीक है, और तथा क्या, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक का बच्चों दूसरा इसका नाम है काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो उसे बताना है कि वास्तविक संख्या तथा अवास्तविक संख्या को ही हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। और ये वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उसको भी बताते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को ही बच्चों हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्या। ठीक है, अरे सॉरी, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। और बच्चों, अभी जैसे कि आप 9th क्लास में है, तो 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। लेकिन आप जब 10 क्लास में जाइएगा, तो 10 क्लास में जो है चैप्टर का नाम, फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, 9th में संख्या पद्धति और 10th में वास्तविक संख्या। तो जैसे 9th का बेसिक को पढ़ रहे हैं सेम टू सेम, ऐसा ही हम लोग 10th के भी बेसिक को पढ़ेंगे। अगर आप 9th में अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर 10th में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हो गया परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। तो अब बता, जैसे वास्तविक हुआ ना परिमेय अपरिमेय, वैसे ही परिमेय का भी कुछ प्रकार है। तो परिमेय किसको कहते हैं, ठीक है, परिमेय कहते हैं भिन्न और पूर्णांक को, भिन्न और पूर्णांक को। ऐसे परिमेय का स्टैंडर्ड एक परिभाषा है कि ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके, परिमेय संख्या कहलाता है। कब, जब p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो तब। तो वो बताएंगे जब, मतलब अभी नहीं, अभी फिलहाल बता रहे हैं कि भिन्न और पूर्णांक को परिमेय संख्या कहते हैं। जो भी हम बोले उसको हम अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो भिन्न और पूर्णांक को ही, मतलब भिन्न और पूर्णांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। और ये भिन्न का भी प्रकार है और पूर्णांक का भी प्रकार है। जैसे कि पूर्णांक कितने प्रकार का है, तो पूर्णांक भी है 3 प्रकार का। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, बीच में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। स्कूल में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ये सब चीज़ पढ़े थे कि नहीं। इधर हो गया -1, -2, -3, -4, आने वाला जो भी है, उधर आने वाला ढेरी, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। इधर भी माइनस में अनंत तक, और बीच में क्या, 0। ये सब का सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है ना, तो 1 के आगे में कुछ क्या है, प्लस है। 2 के आगे में कुछ क्या है, प्लस है। तो इधर वाला प्लस है ना, तो प्लस वाले को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं, धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक बोलिए या क्या बोल दीजिए, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक जो है हमारा प्लस वाला होता है। बाकी बात, बीच में जो ये शून्य देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। ठीक है, इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। इधर जो माइनस में देख रहे हैं ना, माइनस वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक बोलिए या क्या बोल दीजिए, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो है हमारा पूर्णांक हो गया। ये जितना भी पूर्णांक है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, आने वाला और भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना भी है सबका सब, ये जितना भी पूर्णांक है वो सब परिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय संख्या का ही तो प्रकार है पूर्णांक और भिन्न, है कि नहीं। ये जितना भी संख्या देख रहे हैं ना, सबका सब क्या है, परिमेय संख्या है। और भिन्न देखिए, जैसे कि इसका 3 प्रकार हुआ ना, तो उसी टाइप से भिन्न का भी 3 प्रकार है। 3 क्या, 4 प्रकार है इसका। देखिए वीडियो में आ रहा है, देखिए तो आ रहा है, देखिए, कोई बात नहीं, हम नहीं आ रहे, ये आ रहा है ना, ठीक है। ये हो गया उचित भिन्न, उचित भिन्न, फिर अनुचित भिन्न, फिर मिश्र भिन्न,
और मिश्रित भिन्न। देखिए सबसे पहले बात तो भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न कहते हैं अंश और हर के अनुपात को ही। जैसे अंश और हर, ठीक है, अंश लिख दिया और हर लिख दिया, बीच में बट्टे, समझ में आ रहा है? अंश और हर के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। यानी जो बट्टे के रूप में हो उसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न का भी है बच्चों प्रकार है, एक है उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, एक मिश्र भिन्न, एक मिश्रित भिन्न। अब किसको उचित कहेंगे, अनुचित कहेंगे, मिश्र कहेंगे, मिश्रित कहेंगे, वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में जो है आप बने रहें, ठीक है। तो उचित भिन्न किसको कहते हैं? जैसे कि 2/3 यानी जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो वो कहलाता है उचित भिन्न, ठीक है। जैसे 2/3 ले लिए, 1/4 ले लिए, ये सब क्या है? तो उचित भिन्न है। अनुचित का क्या मतलब हो गया? जिसका क्या हो, मतलब अंश बड़ा हो, मतलब हाँ अंश नहीं, हाँ अंश बड़ा हो और क्या हो? हर छोटा हो। जैसे कि 1/4 ले ली, नहीं 1/4 नहीं, 7/3 ले लिए। देखिए अंश बड़का है, हर छोटका है। अंश बड़का हर छोटका तो वो अनुचित भिन्न। लेकिन अंश बड़का हर छोटका, नहीं, अंश छोटका हर बड़का तो उचित, समझे? और हर छोटका अंश बड़का तो अनुचित, ठीक है। अच्छा इस पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, अभी एक बात बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसको समझिए मिश्र भिन्न को। जैसे कि मिश्र भिन्न में क्या कर दीजिए, जैसे 1/2 लिखे, इस पे 3 लगा दिए, 3 पूर्णांक 1/2 पूर्णांक कहते हैं ना इसको, तो ये हो गया मिश्र भिन्न। इस टाइप का आप लोग पढ़े हैं लेकिन पता नहीं था कि इसी को मिश्र भिन्न कहते थे, ठीक है। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 4 पूर्णांक 3/2, ये सब क्या है? तो ये मिश्र भिन्न है। और मिश्रित भिन्न में बच्चों क्या होता है? जिसका अंश भी भिन्न में हो और हर भी भिन्न में हो। मतलब ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/3/1/4, क्या ये आया वीडियो में? देखो 2/3 1/4, ये 2/3 मान के चलो किसके जगह पे है? अंश के जगह पे है। और 1/4 मान के चलो किसके जगह पे है? हर के जगह पे है। जिसका अंश भी किस में हो? भिन्न में हो। भिन्न का क्या मतलब हुआ? देखो तो अंश बट्टे हर, अंश जो है ना भिन्न के रूप में, मतलब 2/3 अंश बट्टे हर के रूप में है क्या? इठो बात, जिसका अंश किसके रूप में हो? भिन्न के रूप में हो। जिसका हर भी किसके रूप में हो? भिन्न के रूप में हो। उसी को क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। समझ में आया? मतलब ऊपरों में बट्टे वाला हो, नीचों में बट्टे वाला हो, बीच में और एगो बट्टे हो, उसी को क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। और इठो तो मिश्र भिन्न समझ में आए नहीं किया। अब देखिए उचित और अनुचित में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसको कैसे दूर करेंगे? जैसे कि जैसे 2/3 है, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई बच्चा है, छोटा सा बाबू है, 5 साल का बाबू है और 15 साल का कोई लड़का है, ठीक है। अगर उसको बोलेंगे कि छोटा बाबू को अपने कंधे पे घुमाओ तो घुमा सकता है, वो उचित बात है। मतलब छोटे बाबू को लेगा कंधा पे अपना और लेके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बड़ा है, 15 साल का है तो बड़का होबे करेगा। और अगर 5 साल का बच्चा इतने सुंदर होबे करेगा और उसके ऊपर में अगर 15 साल का बच्चा अगर कंधे पे चढ़ेगा तो होगा, ये अनुचित बात हो गया। यानी ये जो 2 देख रहे हैं ना, ये 2 छोटा बाबू है और ये 3 कौन है? बड़का बाबू है। मतलब 2 समझिए कि कोई बच्चा है और ये 3 समझिए हम हैं, ठीक है। अगर हम 3 हैं मतलब हम बड़े हैं और ये 2 क्या है? एक छोटा सा बाबू है 5 साल का, तो मेरे कंधे पे ये छोटा सा बाबू चढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उचित बात है। लेकिन इटो बाबू, मतलब इटो हम हैं, इटो बाबू है, तो बाबू ना चप जाएगा, तो ये उचित बात होगा या अनुचित बात होगा? अनुचित बात होगा, है कि नहीं? उचित तब होगा जब मेरे कंधे पे बाबू चढ़े, अनुचित तब होगा जब हम बाबू के कंधे में चढ़ जाएंगे तो बाबू भी मर जाएगा, है कि नहीं? तो हमको जेल जाना पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो उचित तब होगा जब ऊपर छोटका नीचे बड़का। अनुचित तब होगा जब क्या होगा? हाँ, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो हम भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, बताओ। तो कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो ये जितना भी है ना 2/3 1/4 ये पूर्णांक वाला, ये जितना भी है, ये सब का सब परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि परिमेय का ही ना प्रकार है सब परिमेय का परिवार है। देखो है हो गया दादा, ठीक है। इसका 2 गो बेटा, एगो वास्तविक एगो अवास्तविक। इसको 1 को बेटा न, लेकिन इसको कई गो? 2 गो, एगो परिमेय अपरिमेय। अपरिमेय को भी 1 को बेटा न, लेकिन परिमेय को कई गो? 2 गो, एगो भिन्न एगो पूर्णांक। और भिन्न को कई गो? 1 2 3 बेटा। लेकिन भिन्न नहीं, पूर्णांक को 3 बेटा था, अब भिन्न को 4 गो है कि नहीं? कौन कौन? एगो उचित बेटा, उचित बेटा, अनुचित बेटा, मिश्र बेटा, कौन चीज? मिश्रित। समझ में आया? ये सब हो गया क्या?
भिन्न का प्रकार, ये सारा का सारा परिमेय होगा और ये परिमेय और अपरिमेय। अच्छा देखिए, जो परिमेय नहीं होगा ना वही अपरिमेय होगा। जैसे कि पाई क्या है तो अपरिमेय है। जैसे कि अपरिमेय, जैसे कि √2 ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय, ठीक है। और जैसे कि परिमेय में तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 1/2, 3 ये क्या है, 1/2 और 3 परिमेय है। तो जो परिमेय है, जैसे कि 1/2 भिन्न है, बोलो 1/2 भिन्न है कि नहीं है? 1/2 कौन सा भिन्न है? अरे ऊपर बाबू नीचे बड़का आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, कंधा में चढ़ के घूम सकता है तो उचित बात है, तो ये उचित भिन्न होगी। अरे भिन्न है ना, तो भिन्न है तो क्या होगा, पूर्णांक तो होगा ही। उसके बाद -2, अच्छा -2 बताओ तो -2 कौन सा पूर्णांक है? -2 ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सब का सब परिमेय संख्या होगा। और ये अपरिमेय परिमेय सब मिक्स करके क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। और 10th क्लास में इसी चैप्टर को तो पढ़ना है, ठीक है। और जैसे अवास्तविक का बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग जितना भी अभी तक में संख्या पढ़े हैं, सब हम लोग जो पढ़े हुए हैं अभी तक, जैसे √9 इसका वर्गमूल कितना 3, कभी भी ऐसा पढ़े हैं √-9 पढ़े? रूट के अंदर में माइनस वाला नहीं पढ़े होंगे। तो ये जो रूट के अंदर में माइनस वाला है ना, इसी को कहते हैं कौन सा संख्या, अवास्तविक संख्या। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर कोई पूछे संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो वास्तविक तथा अवास्तविक संख्या को ही संख्या पद्धति कहते हैं। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर कोई पूछे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो भिन्न तथा पूर्णांक को ही परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर जो है आगे का चीज़ को बताया जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अभी तक में। और क्या कहते हैं, ये सब तो हो गया। हाँ, जैसे ये परिमेय है ना, इसका एक स्टैंडर्ड परिभाषा भी आप लोगों को हम बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो है अभी इस पे देख लेते हैं, और भी बात होगा तो उसको भी बताते हैं। थोड़ा सा उसको स्किप करो तत्काल आयुष। अब जो है अब संख्या पद्धति का जो है हम लोग जो है लगभग आधा आधी बेसिक को ख़त्म कर दिए हैं। अब थोड़ा संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इस चैप्टर का जो है बेसिक बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें परिमेय संख्या बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 9th के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम 10th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो जो है ना मतलब 1-2 दिन में लेके आएंगे। फिलहाल जो है 1-2 दिन में क्या, कल ही लेके आएंगे। तो देखिए अब संख्या पद्धति का जो है, अब संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णधन संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम एक ही है, एक ही आदमी का 3-3 नाम नहीं होता है। जैसे कि कुणाल, गुल्लू, ऋतिक रोशन, एक के आदमी का 3 नाम, अगर है तो वही चीज़ है प्राकृत या प्राकृतिक या पूर्णधन, एक के चीज़ है, ठीक है। तो किसे कहते हैं, मतलब बचपन में जो नहीं गिनाता था स्कूल में 1 2 3 4, वही क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णधन संख्या कहते हैं, ठीक है। वीडियो बन रहा है ना, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट गिनते रहो, ठीक है। तो ये सारा का सारा गिनती कर रहे हैं ना, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में क्या सवाल पूछा है, देखिए पूछा क्या है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी क्या पूछ दिया, प्राकृत संख्या है। मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में सबसे छोटी प्राकृत संख्या, बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णधन संख्या एक न होगी। तो वही चीज़ है, आप अगर आप छोटे छोटे चीज़ को पढ़ के जाते हैं तो वहाँ कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए सबको पढ़ना जरूरी होता है। जैसे कि ये बोलेगा कि प्रथम 4 1 2 3 4 संख्याओं का माध्य निकालें, 4 अब प्राकृत संख्या का माध्य निकालें। अब 4 गो प्रथम से 4 गो प्राकृत संख्या क्या होगा, आप अगर जानेंगे ही नहीं तो वहाँ माध्य कैसे ज्ञात होगा। इसलिए ये सारा का सारा संख्या पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया। अब देखिए पूर्ण संख्या, बस पूर्ण संख्या में क्या करना है, ये जो प्राकृत संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या जो है, बस इसके आगे में खाली शून्य लगा देंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 के आगे हम क्या लगा देंगे, कुछ शून्य, यानी शून्य। तो शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब अगर जो शून्य से स्टार्ट होगा, जैसे कि 0 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, रे खाली आगे हम क्या लगा दिए हैं, शून्य। तो ये कौन सी संख्या बन गई, पूर्ण संख्या। अगर मैट्रिक हो या 9th का हो, फाइनल एग्जाम में ये पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या निम्नलिखित में है, तो क्या होगा, 0 होगा।
सबसे छोटी ही पूछा जाता है, सबसे बड़ी कितना होगा पता थोड़ी ना है, अनंत पे जाके रुकेगा, है कि नहीं। चलिए सम संख्या, ठीक है। अब सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल में लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, बहुत सारा ले सकते हैं, हम लोग 14 तक लिए हैं। तो सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि एग्जांपल लिए हैं 2, बताइए 2 को 2 से कटाइए तो कितना बार कटेगा? एक बार में। क्या पूरा पूरा कटा? अच्छा 4 को कटा के देखिए तो 2 से, दूधनी 4, पूरा पूरा कटा। 6 को कटा के देखिए 2 से, दूतिया 6, कटा कि ना कटा? मतलब जो 2 से जो ना पूरा पूरा कट जाए वही क्या कहलाता है? सम संख्या। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब किससे कटेगा? 2 से पूरा पूरा कटेगा, तो इसीलिए ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। और सम संख्या का उल्टा क्या होता है? विषम संख्या। यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे वही क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 14 नहीं होगा, 11, 13, 15 जो लिए हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे लिए हैं तो समझिए। जैसे कि 3 है, चलिए 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 2 भागा 3 करेंगे, तो बताइए 2 को किससे गुना करेंगे? 3 होगा, या तो 3 हो या तो उससे कम हो, तो 1 से करेंगे। 2 गुना 1 2, कितना आ गया? 1 आ गया। क्या पूरा पूरा कटा? जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे वही क्या कहलाता है? विषम संख्या। जैसे कि 2 भागा, चलिए 1 लिए हैं, कटेगा क्या? भागे ना लगेगा, इससे कैसे होगा? अच्छा 5 है, 5 को 2 से कितना बार में? 2 बार में, दूधनी 4। यहाँ भाग लगेगा, 2 को 0 से गुना करना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। जैसे 5 दे दिए, 2 को किससे गुना करेंगे? 2 से, तो दूधनी कितना? 4, ठीक है। तो 4 आया, यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। अरे बस तो रहा है ना, पूरा पूरा कट रहा है क्या? कटा पूरा पूरा? जो पूरा पूरा 2 से नहीं कटेगा वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। अब आते हैं भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, ठीक है। ये तीनों नाम एक ही है, ठीक है। तो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो समझिए, ऐसी संख्या जो 1 से कटे, किससे कटे? 1 से कटे, अपने आप से कटे और अन्य किसी संख्या से भी कटे, वही कहलाता है कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। लेकिन स्टैंडर्ड परिभाषा इसका क्या है कि जिस संख्या का 2 से अधिक क्या हो जाए? गुणनखंड हो जाए, वही क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है बच्चों। अगर ये भाज्य संख्या अच्छे से क्लियर रहेगा ना, तो 10 क्लास में आता है प्रश्नावली 1.2 में नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, उसी बच्चे को समझ में आएगा जिस बच्चे को भाज्य संख्या का परिभाषा पता है। अगर आपको ये परिभाषा पता नहीं है तो वहाँ पे आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि जैसे 4, 6, 8, 10 ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। देखिए स्कूल के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्या पूछा था? सेंटर एग्जाम हुआ था स्कूल में, 9th क्लास का नहीं 10th क्लास का, पूछा था कि निम्नलिखित में बताइए कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है। सब बच्चा पढ़ के गया है क्या? भाज्य। उसको ये पता नहीं है कि भाज्य को ही क्या कहते हैं? संयुक्त। सबको भाज्य का पता है आंसर 4, लेकिन इसी को संयुक्त कहते हैं। फिर वहाँ पे जो है बहुत सारा बच्चा नहीं बना पाया, और जिसको जिसको पता था वही बच्चा इसको बना पाया। तो आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम सबका जो नाम होता है दर्शा दिए हैं। भाज्य बोलिए या संयुक्त बोलिए या यौगिक बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। और ऐसी संख्या देखिए, अब इसको समझाते हैं, तो खाली बोले ना परिभाषा, अब इसको समझाते हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे। जैसे एग्जाम्पल क्या लिए हैं? 4। देखिए 4 1 से कट रहा है क्या? हाँ, 4 गुना 1 करेंगे क्या होगा? 4 कटा, 1 से कटा 4। अच्छा 4 को 4 से ही कटाओ, 4 को 4 से कटाने क्या मतलब? अपने आप से ही कटाते हैं, क्या बार में? 4 गुना 1 4 है। देखो 1 से कटा, अपने आप से कटा। अच्छा 4 को 2 से कटा सकता है क्या? दूधनी 4, 1 से भी कट गया, अपने आप से कटा, और एगो अन्य संख्या से भी कट गया। नहीं समझ में आया? मतलब 1 से कटा, अपने आप से कटा, और अन्य संख्या से भी कट गया, वही क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। स्टैंडर्ड परिभाषा क्या है कि जिस संख्या का 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो, वही क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ ये अथवा लिखे हैं, बथवा ना समझिएगा, अथवा है ये। अथवा किसका अथवा है? तो भाज्य संख्या का ही अथवा में लिखे हैं, भाज्य का ही परिभाषा है ये लिखिए या ये लिखिए। ये हो गया देसी परिभाषा और ये हो गया बुक वाला परिभाषा। समझ में आया? ठीक है। तो जैसे कि 1/4 करेंगे तो 4 हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल और भी लिए हैं, जैसे कि 9 लिए हैं। क्या 9 भाज्य संख्या है?
देखते हैं 9, 1 से कटेगा क्या? 1 से कटेगा 9? हाँ 9 बार में। अच्छा 9 को अपने आप से कटाओ, 9 एकम 9। अच्छा एक बताओ 9 को कौन और संख्या से कटा सकते हैं? ओ 1 कोस कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, 3 तिया 9, अन्य संख्या से भी कट रहा है। इसीलिए ये 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सब का सब क्या है? तो भाज्य संख्या है। भाज्य बोलिए, संयुक्त बोलिए, यौगिक बोलिए, क्या बात है, समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, अब इसी का उल्टा क्या होता है? अभाज्य संख्या, यानी भाज्य का उल्टा अभाज्य, संयुक्त का उल्टा असंयुक्त, यौगिक का उल्टा अयौगिक। मतलब इन सब के आगे में अ लगा दिए। अभाज्य, असंयुक्त, अयौगिक संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, लेकिन अन्य किसी संख्या से नहीं कटे। यहाँ अन्य किसी संख्या से कट रहा था, लेकिन अभाज्य में अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, वही क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल कितना कितना लिए हैं? 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, ठीक है। 2 देखिए तो 1 से कटेगा क्या? 2, हाँ कटेगा, तो 2 बार में कटा। अच्छा 2 को अपने आप से कटाइए तो 2 एकम 2। लेकिन अब ये 2 को कोनो और संख्या से कटा सकते हैं? अरे 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, अन्य किसी संख्या से नहीं कट रहा है, इसीलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे 3 है, 3 को कटाइए तो 1 से, 3 एकम 3 गुना 1 3 हो गया, ठीक है। और 3 को 3 से कटाइए तो 3 एकम 3 कट गया। अच्छा 3 को और कोनो संख्या से कटेगा? 3 को और कौन संख्या से कटाइएगा? मतलब 1 से कटा, अपने आप से कटा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटा, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। और सबसे छोटी संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। समझ में आया? एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक कौन सी संख्या है? तो एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, विषम संख्या है। समझ में आया? लेकिन एक भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं है। बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा। और मेरे गोजने से पहले जो है ना, आप लोग पहले ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना हम इसमें गोज दिए हैं कि उतारने में दिक्कत होगा। इसका स्क्रीनशॉट फिर भी ले लें, और जब बताना स्टार्ट किए थे उसी टाइम में आप लोगों को जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना था, ठीक है बच्चों। तो ये जो है संख्या पद्धति का आज पूरा बेसिक क्लियर हो गया। हाँ एक और संख्या बच गया, सहभाज्य संख्या, उनको कर लेते हैं। उसके बाद जो है आज का बेसिक जो है 9th क्लास का संख्या पद्धति का जो बेसिक है पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको परिमेय संख्या के बारे में। उसके बाद से जो है 9th क्लास का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। अब जो है मेरे चैनल से आप लोग अच्छे से जुड़े और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पैसा नहीं लगता है यूट्यूब में। जैसे हम यहाँ पढ़ाते हैं वैसे ही यूट्यूब में भी है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, एक पैसा नहीं लगेगा आपको। सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अब जो है सहभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो इनको मिटा दें। इधर बाद में उतार लेना, मतलब आप लोगों का यहाँ ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन में भी है, तो उससे पूछ लिए कि आप उतारे हैं या नहीं उतारे हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सहभाज्य संख्या। समझिए रे कनक ज्योति, क्या रे गोलू मोलू सब समझा? राहुल कुमार समझा कि नहीं? और रिया शर्मा समझ गई? रिया डीजे, क्या नाम है इसका रे? आंचल, दिव्या, इधर खुशी, इधर क्या है? धन्ना, मन्ना, बहुत सारा बच्चा है, रवि, आयुष सब है, मंजीत, सब एक नाम ले लिया। इसका क्या नाम है रे नाती का? क्या? सत्यम कुमार, सुशोभित कुमार, जो फेवरेट स्टूडेंट मेरा सुशोभित। अब लास्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आज का क्लास खत्म, ठीक है। सहभाज्य संख्या, तो बच्चों सहभाज्य संख्या आप लोग भी उतारते चलिए साथ साथ मेरा, ठीक है। सहभाज्य संख्या, और जितने भी बात को हम पढ़ाए हैं सबको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, नहीं तो सिर्फ देखने से नहीं होता है, लिखने से भी होगा। लिखिएगा तब ना, भूलिएगा तो याद कीजिएगा उसको, ठीक है। सहभाज्य संख्या, जिन दो संख्याओं का मौसा, अरे मौसा ने मौसो मतलब कौन चीज? HCF, ठीक है। जिन दो संख्याओं का मौसा, यानी मौसा ने HCF, जिन दो संख्या का मौसा कितना हो? 1 हो, क्या कहलाता है? सहभाज्य संख्या कहलाता है ना, संख्या कहलाता है ना।
मतलब जिन दो संख्या का मौसो यानी HCF एक हो क्या कहलाता है? सहआभासी संख्या कहलाता है। समझे? इसका परिभाषा लिखा दिए, जैसे 2,3, ठीक है, 5,7, ठीक है, 9,2, 4,7, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या कहलाता है? तो सहआभासी संख्या कहलाता है। अभी समझाए नहीं, अभी सिर्फ लिखे हैं, आप लोग भी उतार लीजिए इनको। अच्छा सुनिए, ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग अभी देखिए, बाद में उतारिएगा, समझिए, आप लोग भी देखिए, सुनिए। सहआभासी संख्या क्या कहलाता है? जिन दो संख्या का मौसो, मौसा नहीं बुझना, मौसो है, मौसो मतलब HCF, ठीक है, कितना हो? एक हो, क्या कहलाता है? सहआभासी संख्या। अब मौसो कैसे एक होगा? रुक जाइए, बाद में उतार लीजिएगा। जैसे में लिए 2,3, ठीक है, तो जिन दो संख्या का मौसो, जिन दो या दो से अधिक भी ले सकते थे, जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसो एक हो तो वो भी सहआभासी संख्या होगा। हम दो संख्या लिए हैं ना, कोई अगर 3 संख्या ले ले, 2,3,7, उनका भी HCF अगर एक हो तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? तो वो सहआभासी संख्या कहलाता है, ठीक है। सुनो एक बार फिर से देख लो कि जिन दो संख्या का मौसो कितना हो? एक हो, सहआभासी संख्या कहलाता है। जैसे 2,3, 5,7, 9,2, 4,7, मतलब जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का भी अगर मौसो कितना हो, ठीक है, एक हो। जैसे कि 2, 3 लिए है ना, तो 2 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 2,3, समझिए, पहले 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 3 को भी क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 1। देखिए मौसो कब निकलता है? मौसो जो है ना, मौसो जो है, जैसे कि दोनों में क्या कॉमन है? सुनिए, दोनों में क्या कॉमन है? 1, तो मौसो कितना होगा? 1। जो दोनों में कॉमन होता है ना उसी को लेते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो 1 है। इसका मौसो कितना हो गया? 1। जिसका मौसो 1 हुआ वही क्या कहलाता है? सहआभासी संख्या। जैसे 5,7 है ना, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 1। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 1। दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो बताओ, दोनों में कॉमन 1 है, तो HCF कितना होगा इसका? 1 होगा, ठीक है। इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। जिसका HCF 1 वही क्या कहलाता है? सहआभासी संख्या। समझे? अब जैसे कि एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, 2,3,7 है, क्या ये सहआभासी संख्या है? अब यहाँ देखिए, 2 नहीं, यहाँ क्या संख्या है? 3 को। जिन 2 या 2 से अधिक, जैसे कि 2 है ना, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 1। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 1। तीनों में क्या कॉमन है? तो HCF कितना हुआ? मतलब मौसो कितना हुआ? जिन दो संख्या या दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का मौसो कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो वही क्या कहलाता है? सहआभासी संख्या। ये भी मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछता है और 9th के भी एग्जाम में पूछता है। तो फुल बेसिक जो है 9th क्लास का और 10th क्लास का भी ये समझिए हो गया पूरा अच्छे तरीके से क्लियर। संख्या पद्धति का जो है आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।